में होस्ट बनाना भाई साहब को। हाँ हाँ ठीक वंदना और परिचय के बाद होस्ट बनाना। ठीक है, मैं शुरू कराता हूँ फिर। ठीक। अभी अभी नहीं सर, पहले। हाँ वंदना, हाँ वंदना के लिए जो है हाँ मैं कहता पूरा हूँ शशांक तिवारी ज्वाइन हो गए नहीं? शशांक जी, शशांक जी, शशांक जी। हरिशंकर जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, हाँ आवाज तो आ रही है सर, आ गई आ गई। हाँ ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कार्यक्रम था ड्यूटी सेवर, इसमें सभी जो अधिकारी हैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री श्री हरिशंकर जी भाई साहब का भी स्वागत करते हुए हम वंदना से प्रारंभ करते हैं। और सभी से आग्रह है कि बहुत आवश्यक होने पर ही अपना माइक खोलेंगे। प्रेयर होगी तो आपको सेंट्रली अनम्यूट कर दिया जाएगा, केवल सुनिएगा। वंदना स्थिति में रहिए। आप ठीक है, लग जाएगा। शशांक जी, जी जी इसमें आवाज आ रही, इसमें आ रही। प्रेयर प्रेयर जी कराता हूँ। मोबाइल में दे दो। आज तो आ रही है वैसे। जी सर कराइए। इसमें भी आ रही है। सावधान, स्वस्थ, सावधान, मात प्रणाम। 1 2 3। पंक्ति सुनने के बाद कोई बोलेंगे नहीं, बस सुनेंगे। या कुंदेन्दु तुषार कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेष। या अशोक जी को फिर रिमूव कर दो। ये संगम विद्या भारती केवल उन्हें कर लो। शशांक जी को स्क्रीन पे ले आना। चलो अनम्यूट करो। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। मात प्रणाम। 1 2 3। स्वस्थ। सावधान। अभी जो वंदना सत्र में थे शशांक तिवारी जी, मथुरा में अपना एक सीबीएसई का सरस्वती विद्या मंदिर है, आप उसके प्रधानाचार्य हैं। धन्यवाद आपको। आज की मीटिंग में आप सभी का कृष्णकांत द्विवेदी ब्रज प्रदेश प्रचार प्रमुख के नाते स्वागत करता हूं। और आज की बैठक की शुरुआत एक भावनात्मक विषय से करते हैं कि लद्दाख पर जो अभी चीनी सेना से एक झड़प हुई, उसमें जो सैनिक और मेजर शहीद हुए वो विद्या भारती के पूर्व छात्र थे। हम सब लोग अपने जहां पर भी बैठे हैं, जैसा भी है, मन से 45 सेकंड का मौन रखेंगे। तदुपरांत ये बैठक परिचय के बाद श्री प्रमोद जी परिचय कराएंगे। उसके बाद डॉक्टर अजय जी भाई साहब इस वर्ग की प्रस्ताविकी आज की कार्य योजना की रखेंगे।
हम सब अपने स्थान पे मौन रखेंगे। मैं शांति मंत्र बोलूंगा, उसके बाद ये बैठक समाप्त होगी। ओम शांति शांति शांति। श्रीमान प्रमोद कुमार जी, आज के जो इस वर्ग की कार्यशाला के प्रमुख अधिकारी हैं, उनका परिचय कराने की कृपा करें। प्रमोद जी, आप सरस्वती विद्या मंदिर कोसी के प्रधानाचार्य हैं, जो हरियाणा प्रांत की सीमा से लगता है और NH2 पर स्थित है। श्री प्रमोद जी। सभी को नमस्कार। आज का ये जो बैठक है, इसमें जो अपेक्षित हैं, जो सामग्री निर्माण करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को इस सत्र में रहना है। इस बैठक के दो भाग हैं। पहला अभी प्रारंभ हुआ है और एक दूसरा सत्र, इसके लिए आईडी और पासवर्ड अलग से दिए हैं, के आधार पर हम जुड़ेंगे। इस सत्र में हमारे मध्य जो हमें जो है प्रशिक्षण के तौर पर जो है हमसे वार्ता करने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं, ऐसे श्रीमान राकेश जी शर्मा। आप मूलतः मध्य प्रदेश से हैं। आपका जन्म 9 अक्टूबर 1972 को विदिशा जिले में हुआ। आपकी जो शिक्षा है MA सोशियोलॉजी और उसके उपरांत आप शारदा बिहार विद्यालय में आचार्य के रूप में, और वर्तमान में आप जो विद्यालयों का एक जो मानक परिषद है, अखिल भारतीय मानक परिषद के आप प्रमुख हैं। साथ ही विद्या भारती के द्वारा जो ई-पाठशाला चलती है, उसके भी आप निर्देशक हैं। ऐसे श्रीमान राकेश जी हमारे मध्य रहने वाले हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और अभी डॉक्टर अजय जी भाई साहब के बाद वो प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर अजय जी से आग्रह करता हूं कि वो प्रस्तावित की प्रस्तुत करें। नमस्कार श्री प्रमोद जी और श्री राकेश जी भाई साहब को नमस्कार। एवं हमारे संगठन मंत्री मानव हरिशंकर जी, अन्य मंत्रीगण महोदय और प्रधानाचार्य बंधु बहने एवं कंटेंट क्रिएटर जो विद्यालय से यहाँ पर बैठे हैं, सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी को जानकारी है कि शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांति है, ये परिवर्तन है शिक्षा पद्धति में, और ये शांति काल में भी इससे पीछा छूटने वाला नहीं है। कल श्रीमान राकेश जी ने भी इस बात को बताया था और हमें लग भी रहा है। हो सकता है आधे आधे बच्चे आए, आधों को फिजिकली हम पढ़ाएं और आधों के लिए ऑनलाइन हम पढ़ाएं। ये ऑनलाइन एक तरीके से हमारे लिए वरदान है। हम जैसे लोग जो कृष्णा जी भाई साहब की आवाज बंद हो गई है। छोटे से आ रही है छोटे से छोटा स्कूल भी, जो इंडिविजुअल स्कूल्स हैं, वो भी ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत प्रशिक्षण ले रहे हैं, अपने टीचर्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं। विद्या भारती जो विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला, वहां भी बहुत गहराई से काम चल रहा है। ब्रज प्रदेश का ये जो 2 दिन का वर्ग है, मान्यवर राकेश जी और उनकी टीम जो पूरे देश से उनके कार्यकर्ता रिसोर्स पर्सन हैं, वो इस प्रशिक्षण वर्ग में ब्रज प्रदेश में पधारे हुए हैं। आज और कल 2 दिन हम उनका स्वागत भी कर रहे हैं। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, प्रशिक्षण की ऑनलाइन टीचिंग को सफल करने के लिए अपने केंद्रीय अधिकारियों ने 3 वर्गों में ट्रेनिंग की योजना बनाई थी। उसमें एक वर्ग था
विद्यालय स्तर पर कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि जैसे जितने सब्जेक्ट और जितने पढ़ाने वाले आचार्य और जितनी कक्षाएं, जितने सेक्शन, ऐसे सबका कोऑर्डिनेट करना, हर सेक्शन को हर विषय मिल जाए, हर आचार्य को उसका प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाए, ये कोऑर्डिनेशन का काम है। हो सकता है विद्यालय का समय किसी टीम को हम सुबह 6 बजे बुलाएं, किसी को शाम को 6 बजे के बाद बुलाएं, क्योंकि सबका शूट करना, सबका वीडियो क्लिप बनाना, बहुत सारे ऐप कल श्री राकेश जी ने बताए थे हमें, उन सबका यूज करते हुए अच्छे से अच्छा प्रस्तुत करना। ऐसे ही दूसरा, एक तो कोऑर्डिनेटर, दूसरा तकनीकी प्रमुख। विद्यालय स्तर पर तकनीकी प्रमुख भी होंगे, जो जितना भी तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे कि जो जिस उद्देश्य से ये ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है वो उद्देश्य सीधा सीधा बच्चों तक पहुंचे, उनके एग्जाम भी हो सकें, उनकी जो क्वेरीज हैं वो भी हम पर आ सकें, उनका सॉल्यूशन भी हमारी ओर से उन पर जा सके। तब तकनीकी प्रमुख इसे डेवलप करेंगे। 1 लैब, 2 लैब, 3 लैब, जैसा जिसके संसाधन है अपने स्कूल में वो मेंटेन करके चलेंगे, अपनी टीम को वो भी बड़ा बनाएंगे। और तीसरा विभाग कंटेंट क्रिएटर का है, ये सबसे बड़ा विभाग है। तकनीकी प्रमुख कोऑर्डिनेटर तो एक एक होगा तो काम चलेगा, लेकिन कंटेंट क्रिएटर विद्यालय का हर आचार्य होगा, हर शिक्षक को कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए ऑनलाइन टीचिंग में, और अच्छा होना चाहिए। कंटेंट यानी जो हमारे विषय है, जो हमारा सिलेबस है, उसे हम कैसे ऑनलाइन के लिए क्रिएट करें और वो बच्चों तक भेजें। ये बहुत बड़ा विषय है, सामूहिक विषय है। हर विद्यालय से 2-2 कंटेंट क्रिएटर हमने इसके लिए लिए हैं। एक तो विज्ञान और गणित वर्ग से हैं और एक भाषा और जो ह्यूमैनिटीज है उस वर्ग से हैं। विद्यालय की जितनी संख्या है उसके हिसाब से इन दोनों का काम ये हो जाता है कि उस संख्या को ये शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें कि किस प्रकार से कंटेंट क्रिएट करें। आज हम जो मीटिंग में बैठे हैं उनका काम सीखना तो है ही, लेकिन इस मेंटेलिटी से सीखना कि हमें ये अपने यहाँ जाकर सिखाना पड़ेगा। हमारे यहाँ 40 मान लीजिए शिक्षक हैं, हम 40 में से 2 आए हैं, तो दोनों की जिम्मेदारी है, जो 38 बचे हुए लोग हैं, यहाँ का पूरा मटेरियल जो भी हमारे प्राप्त करेंगे उसे उन सबको बताना। उसके लिए फिजिकली आप 2-2 दिन के वर्क भी लगा सकते हैं और अपने सामने कंटेंट क्रिएट भी करवा सकते हैं। ये आज पूरी विद्या भारती के कंटेंट क्रिएटर बैठे हैं, ये समिति सा बढ़ जाएंगे और विद्यालय शाह इसके कंटेंट क्रिएटर करने वाले समूह में बढ़ जाएंगे और नीचे तक कंटेंट क्रिएटर का काम नीचे तक पहुंचे, तभी उसका लाभ होगा। आज हम सबको जानकारी है कि ये जो माननीय राकेश जी के मार्गदर्शन में और उनकी टीम के मार्गदर्शन में जो ये वर्क चल रहा है, इसका ये दूसरा दिन भी है और अंतिम भी है। लेकिन अंतिम में कहते हुए इसलिए डर रहा हूँ कि ये वर्क मुझे सतत कोशिश कर राकेश वैष्णव ने मान भी लिया है कि सतत हम रखेंगे। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाए हैं, आपकी टीम का एक सदस्य प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे और कहीं किसी को प्रॉब्लम होगी तो कंटेंट क्रिएटर अपने ग्रुप में वो डालेंगे। हो सकता है और कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने ये वर्क अटेंड किया है वो उसका सॉल्यूशन दे दें। अगर फिर भी नहीं आता है तो जो एक्सपर्ट ये ई पाठशाला की टीम है यहाँ से जो रहेंगे वो उसे सॉल्व करेंगे, ताकि सुनना और बोलना ये अलग चीज होती है, जब व्यवहार में लाते हैं तभी परेशानी होती है। गिरते हैं घुड़सवार मैदानी जंग में, जब हम करेंगे आएंगी तो उसका समाधान भी हमें मिल जाए। इसलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने को थोड़ा सा तकनीकी सिद्ध मानते हुए किसी को भी ना टोकना पड़े, अपने को अपने वीडियो को स्टॉप करके बैठें
और अपने को म्यूट करके बैठे। ये अपने आसपास कोई अपने बच्चे, अपने फैमिली के और लोग, अपने स्टाफ के और लोग उस समय नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय ये बहुत बड़ा काम हमारे द्वारा हो रहा है। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है हमारा, ये बिल्कुल फॉर्मल ग्रुप है, कंटेंट क्रिएटर का भी और तकनीकी प्रमुख और समन्वयक का भी। तो कंटेंट क्रिएटर का जो ग्रुप है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, केवल इसी से संबंधित हम अपनी पोस्ट डालें। उसमें मैंने आज पढ़ा था, कंटेंट क्रिएटर थे एक, उन्होंने ये लिखा था कि हम इसे यस सर की जगह हम जी आचार्य जी कहना सही रहेगा, उसके आगे जी लगाना पड़ेगा। तो बोले जी आचार्य जी में जी लगाना पड़ेगा, दूसरे कहते हैं नहीं हम तो इसलिए इसे फॉलो करेंगे क्योंकि हमारे प्रधानाचार्य ने कहा है। इस प्रकार की गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, पुष्प, कृष्ण और भक्ति के चित्र किसी भी प्रकार के ये लिए नहीं, बिल्कुल फॉर्मल पोस्ट है, केवल कंटेंट क्रिएटर वालों के लोगों के लिए, उससे संबंधित समस्याओं के लिए और प्रॉपर समाधान के लिए। मैं समझता हूँ कि थोड़े से इशारे में ये बात कही जाती है और राकेश जी और उनकी की टीम और भी बढ़े, ये मेरी इच्छा रहेगी। और ब्रज प्रदेश से भी एक दो बंधु उनकी रिसोर्स पर्सन होकर जुड़ेंगे, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगेगा। हम लोग इसी स्थिति में हम बैठे कि हम भी कंटेंट क्रिएटर के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर कुछ ना कुछ बताने की भूमिका में आ जाएं। मान्यवर राकेश जी से मेरा आग्रह है वो हमारे सभी बंधुओं से सीधे सीधे जुड़ेंगे, हमारा दूसरे दिन ये सौभाग्य होगा। धन्यवाद भाई साहब। अजय जी भाई साहब, जी हाँ, दो भाई साहब को होस्ट बनाने से पहले एक दो बात कहना चाहता हूँ मैं। सभी जो लगभग स्कूल की डायरेक्ट टीचिंग में लोग हैं उनसे विशेष आग्रह है, पूर्णकालिक हैं या प्रदेश निरीक्षक हैं, उनसे नहीं, कि भाई साहब सब जो बताते हैं स्क्रीन शेयर करते हैं उसका हमारे पास लिंक भेजते हैं पीडीएफ का एटसेट्रा का। इसलिए नोट करने से ज्यादा आपसे आग्रह समझने की कृपा करें तो हम उसे ज्यादा अप्लाई कर पाएंगे। उसका पूरा जो भाई साहब का लिटरेचर है तुरंत व्हाट्सएप पे भेजते हैं, जो स्कूल चाहेगा मैं उसे भेजूंगा। ठीक है सर, इसलिए सबसे आग्रह है कि मन लगाकर इसे समझने की कृपा करें तो अपना प्रांत और आईटी क्षेत्र में और कोविड-19 में अच्छा कर पाएगा। अब आगे का होस्ट बनने की प्रक्रिया के बाद राकेश जी भाई साहब के हाथ में पूरी मीटिंग रहेगी, इसलिए सीधे लोग उनसे इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद भाई साहब, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और भोपाल से मैं राकेश शर्मा आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। माननीय अजय जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से विषय हम लोगों के बीच में रखा है कि हमारी अपनी क्या भूमिका होगी और क्या भूमिका ये रहनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हम सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज का जो सत्र है हमारा वो काफी कुछ जो है कुछ थ्योरेटिकल होगा, कुछ विषय जो है हम आपके बीच में रखेंगे और कुछ होगा उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल होगा। कुछ तो प्रैक्टिकल होगा और थ्योरेटिकल दोनों भागों में से हम कुछ चीजें करते जाएंगे। कुछ आपसे कहेंगे कुछ करने को तो आप कुछ करेंगे, कुछ हम बताएंगे, तो ऐसा करके कुल मिलाकर ये सत्र आनंददायी होगा। और अपन लगभग 10:30 बजे तक इस सत्र को चलाएंगे और फिर 11 बजे से दूसरा सत्र होगा, वो लगातार चलेगा जब तक कि अपना ये जो विषय पूरा नहीं होगा। इस पूरे प्रशिक्षण को देने के लिए हमारी टीम के कई सदस्य भी यहाँ जुड़े हैं, कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ लोग 11 बजे जुड़ेंगे। तो ऐसा कुल मिलाकर आनंददायी विषय होगा। कल ब्रज प्रांत के तकनीकी सहायकों के साथ एक प्रशिक्षण की बैठक हमारी हुई है। उसमें छोटे छोटे प्रयोग और छोटे छोटे विषय उनके बीच में रखे गए कि कैसे जो है हम तकनीक का सहारा लेकर अपने बालकों को जो है ऑनलाइन टीचिंग करा सकते हैं, अपने छात्रों को, अपने भैया बहनों को। ये ऑनलाइन टीचिंग में क्या क्या चीजें सहायक है। आज चूंकि हम कंटेंट क्रिएटर बैठे हैं, ऐसा हमें अजय जी ने बताया था कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं इसमें और कुछ प्राचार्य हैं योग्य अथवा उन विषयों के एक्सपर्ट हैं जो विषय का बहुत अच्छे से प्रस्तुतिकरण करते हैं अपनी कक्षा कक्ष में। ऐसे कुछ योग्य आचार्य दीदी हम लोगों के बीच में आज जुड़े हैं। इसलिए तकनीक और योग्यता हमारी विषय की पकड़, इन दोनों का समावेश आज हमको करना पड़ेगा।
और कुछ चीजें हम जो है करते हुए, कुछ चीजें सीखते हुए इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। चूंकि मैंने आप सबको म्यूट किया है और आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, और जब मुझे प्रश्न आपसे करने होंगे तो मैं आपको पावर दूंगा, आप अनम्यूट करके बात कर सकेंगे। आपको जो कोई बात करनी हो तो वो चैट बॉक्स में जो है उसको लिख दीजिएगा। चैट बॉक्स में आप लिखेंगे तो वो मुझे दिखाई देगा, तो मैं उससे आपसे उसका उत्तर दे सकूंगा। और मैं सीधे ही इस विषय को शुरू करने के लिए अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। और आपको मुझे लगता है कि ये जो ये विद्या भारती ई पाठशाला सामान्यतः ये जो परिस्थितियां हैं, ये जिस ग्लोबल संकट से हम सब लोग गुजर रहे हैं, पूरा विश्व एक नए प्रकार की बीमारी से, एक नए प्रकार के संकट में से गुजर रहा है। इस समय हमारी अपनी भूमिका क्या होनी चाहिए हमारे अपने विद्यालयों की, क्योंकि इस संकट से हम भी बचे नहीं हैं, हम भी जो है इस संकट से परेशान हैं, क्योंकि हमारे बच्चे घरों पर हैं, विद्यालय बंद हैं, आचार्य दीदी जो है अपने घरों पर हैं, लॉकडाउन से अब धीरे धीरे अनलॉक की स्थिति में आ रहे हैं। पर परिस्थिति थोड़ी और गंभीर होती जा रही है। इस अवस्था में हमारे अपने विद्यालयों का क्या रोल होना चाहिए, और इस संकट काल में हमारे विद्यालय के आचार्य दीदी हमारे भैया बहनों के साथ इस समय खड़े होंगे। हम इस समय खड़े हैं आपके संकट में, तो ये भाव लाने के लिए तो हमने कुछ ना कुछ ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। तो विद्या भारती ई पाठशाला इस प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित कर रही है देश भर में आचार्यों के बीच में, कि कैसे हम अपने आप को अपनी तकनीक की फ्रेंडली बनाएं, कैसे हम कंटेंट क्रिएट करें, कैसे हम बालकों के साथ फ्रेंडली हों, कैसे हम इस समय बालक अपने घरों पर हैं तो हम उनके बीच में सामग्री पहुंचाकर उनका अधिगम, उनका शिक्षण ये करा सकें। इसलिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की ये आवश्यकता है। वास्तव में कुछ विषय जो है इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के, मैं विषय शुरू होने के पहले कह सकता हूं कि आप अगर अपने मोबाइल को घुमा, ये ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। आप अपना मोबाइल आड़ा कर लीजिए तो आपको ये ज्यादा अच्छे से पीपीटी दिखाई देगी। तो अब ई कंटेंट जो है हमें अगर निर्माण करना है तो उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, उसको हमने किन किन चीजों के ऊपर हमने प्रशिक्षण करना होगा, इन प्रशिक्षण के माध्यम से हम जो है इसलिए ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग क्या है, इसका जो स्टैंडर्ड है, इसके जो मानक हैं वो हमें पता होना चाहिए। ई लर्निंग के क्या क्या टूल्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। ई कंटेंट की डिजाइन ये हम कैसे करेंगे, ई कंटेंट के डिजाइन के लिए क्या क्या फॉर्मूले होंगे और किन किन चीजों से हमें गुजरना होगा, ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। फिर इसके अलावा सामग्री, हमने जो ई कंटेंट बनाया है तो उसको निर्माण के क्या क्या टूल्स होंगे, कौन कौन से उपकरण होंगे जिनकी सहायता से हम ई कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, कंटेंट निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन टूल्स कौन कौन से होंगे, उनके बारे में हम लोगों को अध्ययन होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो प्रशिक्षण है उनमें ये सब छोटी छोटी बारीकियों से हम लोग गुजरेंगे, ये हम पता करेंगे। फिर हमने जो ई कंटेंट बनाया है उसमें ग्राफिक्स और एनिमेशंस का हम कैसे उपयोग कर पाए, ये हमें विचार करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑडियो निर्माण करना, ऑडियो पॉडकास्टिंग, ये ऑडियो पॉडकास्टिंग क्या है और इसके माध्यम से हम कैसे बच्चों का शिक्षण करा सकते हैं, तो इस दिशा में हमें पता होना चाहिए, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। फिर जो महत्वपूर्ण बात है कि ऑनलाइन वीडियो क्रिएशन, कुछ होते हैं ऑनलाइन क्लासेस हैं, कुछ ऑफलाइन क्लासेस हैं वीडियो निर्माण करके। तो वो वीडियो निर्माण करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन से उसके टूल्स हैं और कैसे हम एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। फिर ये जो सामग्री हम भेज रहे हैं बालकों को, इस सामग्री को भेजने के बाद उनकी जो परीक्षा है, उनका जो अधिगम है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं,
उस बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ऑनलाइन उनकी परीक्षा हम कैसे कर सकते हैं, सर्वेक्षण, मतदान, क्विज, जिसके माध्यम से हम बालकों का अधिगम करा सकें, वो एक महत्वपूर्ण बात जिस पर हम फोकस करेंगे आज। और कुल मिलाकर जो अजय जी भाई साहब ने कहा है कि हमको इस काम को लगातार आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाना है तो हमें कोई ना कोई एक टीम लगेगी, क्योंकि ये टेम्परेरी काम नहीं है। ये हो सकता है कोविड-19 के कारण हम थोड़ा अभी ज्यादा सतर्क हो गए हों, पर ये सतत चलने वाला काम अगर हम बना लेंगे, क्योंकि आने वाले समय की जो समय है उसमें हमारे विद्यालयों की दशा और दिशा ये दोनों बदलने वाली है, क्योंकि घर पर रहकर पढ़ाई करने पर ज्यादा फोकस बढ़ने वाला है। हाइजीन और हमारे बच्चों की जो सुरक्षा, ये इस पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो इसलिए जो है हमने इसको एक लंबे काम के रूप में लेते हुए इसको प्रोजेक्ट वर्क के रूप में लें, और एक प्रांतीय स्तर पर बॉडी बने जो इसको निगरानी रखे कि कंटेंट कैसा जा रहा है, विद्या भारती के अनुकूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किस प्रकार का कंटेंट और जाना चाहिए। इस प्रकार की एक मॉनिटरिंग सेल जो है वो बैठे और लगातार ई सामग्री के विकास की वो चिंता करे। वास्तव में ई सामग्री और जिसको हम कहें ई कंटेंट, ये है क्या? तो हमने ये समझना चाहिए कि ये डिजिटल फॉर्मेट पर जो सामग्री हम भेजेंगे वो सारा का सारा ई कंटेंट होगा। डिजिटल रूप में हम जो सामग्री भेजेंगे वो ई कंटेंट होगा, और वो उपकरणों की सहायता से उसका निर्माण करेंगे, और जो बालकों में सीखने और अधिगम के स्तर के माध्यम से बालकों की गुणवत्ता में सुधार कर सके। इसलिए हमारे केंद्र में कुल मिलाकर ये सब चीजों में ये बालक ही होगा। बालक हमारे केंद्र में, इसलिए उसकी आयु, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका व्यवहार और इन सबको देखते हुए हमने अपनी सामग्री का निर्माण करना होगा। अगर हम कक्षा 4 की सामग्री बना रहे हैं तो हमें फोकस रखना पड़ेगा 4 की आयु वर्ग के बालक को, और उसके ध्यान को रखकर फिर हमने सामग्री का निर्माण करना होगा। इसके स्टैंडर्ड्स को हमें पता हो कि सामग्री को किन किन फॉर्मेट से और कैसे कैसे बनाना चाहिए, तो इसके मानक क्या होंगे और इसके लिए कौन कौन से संसाधन लगेंगे, उसका प्रशिक्षण हमारा होना चाहिए। इसलिए ये कुल मिलाकर इसका बेस है, इसके जो मानक है हमें पता होना चाहिए। मुख्य रूप से जो ई कंटेंट जिन फॉर्मेट में भेजा जाता है बालकों को, वो हमारे सामने ये दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो है पीपीटी, है ना, जो हम अपना शैक्षिक मटेरियल बालकों को भेजना चाहते हैं ऑनलाइन, उसके लिए एक बड़ा फॉर्मेट काम करता है, वो है पीपीटी। इसमें बड़ी मात्रा में पीपीटी में हम अपनी शैक्षिक सामग्री को बनाते हैं। शैक्षिक सामग्री को बना के उसमें फोटोग्राफ्स, उसमें ग्राफिक्स, इसमें इत्यादि डालते हैं, उसमें रंगों के चित्रण से हम उसको रोचक बनाते हैं और बालकों को भेजते हैं। एक बड़ा फॉर्मेट होता है पीपीटी का, जो बड़ा मात्रा में प्रचलन में है। दूसरा है पीडीएफ, यानी कोई रनिंग कंटेंट जो है हमने उसको वर्ड की फाइल में बनाया और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, और बालकों को ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से या वेबसाइट पर डालकर हम उसको भेज सकते हैं। तो बड़ी मात्रा में पीपीटी और पीडीएफ ये टेक्स्ट मैटर के रूप में हम, और अगर हमें वीडियो बनाने हैं, वीडियो अगर हम बनाने, तो तीसरा माध्यम वीडियो है, और ये बड़ी मात्रा में वीडियो जो है ये प्रचलन में है। वीडियो जो है ये बड़ी मात्रा में प्रचलन में, आज सारे जो विद्यालय हैं वो इसी प्लेटफॉर्म का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन वीडियो भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, अथवा ऑफलाइन वीडियो भी होते हैं। ऑफलाइन बना के रख लिए हमने, बालकों को समय समय पर भेजते गए। चौथी सामग्री है जिसमें हम कहें ऑडियो। ऑडियो जो है ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस ऑडियो के माध्यम से हम जो भाषा के जितने विषय हैं वो हम बालकों को भेज सकते हैं। बड़ा अच्छा काम इसमें हो सकता है। ये 4 सामग्रियां तो आचार्यों ने निर्मित करके भेजना है बालकों को, पीपीटी, पीडीएफ, वीडियो एंड ऑडियो। पर इसके अलावा बालकों ने इस सामग्री के माध्यम से कितना ज्ञान अर्जन किया, कितना अधिगम किया, उनकी ग्रास्पिंग कैसी रही, इस विषय को लेकर हमने उनके बीच में लगातार प्रश्नोत्तरी ये करते जाएं, लगातार उनके बीच में क्विज का आयोजन करते जाएं, तो हमें उस बालकों की क्षमताओं का पता पड़ेगा और कितना वो पढ़ रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन अगर हम उसकी प्रश्नोत्तरी और ये लेते हैं, तो वो कौन कौन से साधनों से लेते हैं, तो इसमें बालकों का इन्वॉल्व, ये बालक यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे।
फिर इसके अलावा प्रोजेक्ट कार्य अथवा प्रैक्टिकल कार्य, इनके माध्यम से भी हम बालकों को जोड़े रख सकते हैं। हमने छोटे छोटे जो विषय दिए हैं उस विषयों के अनुसार उनको कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए अथवा प्रैक्टिकल कार्य दिए, तो वो जो है उसके माध्यम से बालकों का जुड़ाव हमारे बीच में ये हो सकता है। ये तो हुई हमारी सामग्री की बात। पर जब बनाते समय चूंकि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट बनाने वाले हैं, तो कुछ बेसिक चीजों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि सामग्री अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो सामग्री बनाते समय चूंकि बालक हमारे सामने नहीं है, और सीधे फिजिकल क्लास में तो बालक आपके सामने बैठा हुआ होता है, उसका स्तर आपको पता हुआ होता है, वो कितना ग्रहण कर रहा है पता होता है। पर यहाँ बालक अपने घर पर है, आप अपने घर पर हैं, और उसको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम जब उसको सामग्री पहुंचा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सामग्री जो है ये सरल होनी चाहिए, जिसको देखते से ही बालक जो है बड़े आराम से उसको समझ सके कि हाँ, हमारे आचार्य जी ये बताना चाह रहे थे, इसका भाव ये है और ये हमने सीखा है। तो सरल होगी तो उनको ज्यादा निश्चय से समझ में आएगी। नहीं तो हम सारी बुद्धिमत्ता जो है कंटेंट बनाते समय उस सामग्री में डाल दें तो बालक उसको सीख नहीं पाएगा। इसलिए बालक के स्तर का ध्यान में रखते हुए हमने सामग्री को सरल फॉर्मेट में ये बनाना। सहज होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हैं तो हम बहुत उसमें इफेक्ट डाल दें, बहुत ज्यादा उसमें चित्र डाल दें, तो वो सहजता से बालकों को लगे कि ठीक है। तो इसलिए सहज हमारी सामग्री हो। तीसरा, हमारी सामग्री रुचिकर होनी चाहिए। बालक को जो है उसको सामग्री को देखने के बाद उसकी रुचि जागे। आज हमारे आचार्य जी ने हमारे विद्यालय में ये सामग्री भेजी थी, कल क्या भेजने वाले हैं। ये जो रुचि है ये जब तक बालक की जगेगी नहीं तब तक उसको आनंद आएगा नहीं। इसलिए रुचिकर सामग्री बनाने का प्रयास हमने करना पड़ेगा। अगर हम सामग्री बनाएंगे तो सबसे पहले इस चीज को फोकस करना पड़ेगा कि बालकों को घर पर रहते हुए पढ़ाने के लिए कौन कौन सी सामग्री किस रूप में हम प्रस्तुत करें कि बालक को उसमें मजा आए, रुचि जगे उसकी। इसलिए रुचिकर हो। और चौथी बात इसमें यह है कि बोध कराने वाली हो, बोधगम्य हो। हम जिस विषय को पढ़ाना चाहते हैं उस विषय को, उस पीपीटी या पीडीएफ को अथवा वीडियो को देखने के बाद बालक को उस विषय का ज्ञान हो सके, बोध हो सके। इसलिए बोध कराने वाली सामग्री हमने निर्माण करनी पड़ेगी। और आनंददायक हो, बालक को मजा आना चाहिए पढ़ने के बाद। ऐसा ना हो कि बोर हो गए। कहीं तो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो बालक जो है अपना वीडियो ऑडियो बंद किया और तो ऐसा ना हो। तो रुचि जब जगेगी, आनंद जब उसको आने लगेगा तो वो आपकी सामग्री के साथ आकर्षित होकर वो मतलब बहुत अच्छे से ग्रहण करेगा। इसलिए आनंद, क्योंकि अपन कहते भी हैं कि कक्षा कक्ष को जो है यातना गृह नहीं आनंद गृह में बना दें। तो जब हम ये शब्द का उपयोग करते हैं कक्षा कक्षों के लिए, तो हमने यहाँ भी ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सामग्री हमारी आनंददायक हो और क्रमबद्ध हो। क्रम से ही हम सामग्री को भेजेंगे। अगर आज एक चैप्टर भेज रहे हैं तो कल चैप्टर 2 भेजेंगे, परसों चैप्टर 3 भेजेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने क्रम तोड़ दिया। आज अच्छा वीडियो इनने बना लिया तो आज इसको भेज दिया। कहीं से कोई अच्छा वीडियो किसी यूट्यूब से मिला या किसी ने हमें भेजा तो हमने वो बालकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया। बालकों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सामग्री को एक निश्चित क्रम के अनुसार हमने उसको सिस्टमैटिक तरीके से भेजना चाहिए, असाइनमेंट बनाकर उसको भेजना चाहिए। इसलिए क्रम उसका सुनिश्चित करें। अब हमने तो ये मूल भाव जिसको जो है सैद्धांतिक पक्ष हमने जाना, ई कंटेंट क्या है, ई कंटेंट बनाने के लिए क्या सावधानी हमने रखनी चाहिए। अब हम ई कंटेंट बनाने के लिए तैयार हो गए मानसिक रूप से, तो हमारी कुछ तैयारियां इस समय लगेंगी। तो इसलिए ई कंटेंट बनाते समय इसमें हम रंगीन चित्र, चार्ट, वीडियो आदि को डालकर हम इसको जीवंत बना सकते हैं। इसको फोकस करना पड़ेगा। इसलिए हमने इस प्रकार की सामग्री का कलेक्शन हम करते जाएं। इसलिए एक बात इसको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम किसी सामग्री को बनाएंगे तो उसका लेसन प्लान बनाएंगे, पाठ योजना बनाएंगे। जैसे कि हम कक्षा कक्ष में आचार्यों को जाने के पहले रोकते हैं, क्या आपने लेसन प्लान बनाया? लेसन प्लान बना के ही आप 40 मिनट की कक्षा ले सकेंगे। तो जब हम ये फिजिकल कक्षाओं के लिए अनिवार्य करते हैं तो ऑनलाइन कक्षाओं के लिए भी अनिवार्य विषय ही है कि हम बिना किसी लेसन प्लान के सामग्री तैयार ना करें। तब हम जाकर उसके साथ न्याय कर पाएंगे अगर हमने लेसन प्लान बनाया तो।
पाठ योजना के साथ सामग्री हमने बनानी पड़ेगी। और विशेषकर विद्या भारती की जो पंचपदी है, अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार, ऐसे 5 पदों का ध्यान भी सामग्री बनाते समय हमने क्रमबद्ध रखना पड़ेगा कि आज हम क्या बालक जानता है, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या क्या हम पढ़ाएंगे और इसमें क्या हम प्रैक्टिकल देंगे और क्या उसके माध्यम से उसमें प्रोजेक्ट कार्य कराएंगे। ये सारे कंटेंट जो हैं हमने अपने लेसन प्लान में, पाठ्य योजना में बनाते समय रखने पड़ेंगे। अब जब हमने लेसन प्लान तैयार कर लिया कि ये सामग्री हम पढ़ाने वाले हैं, तो उसका लेसन प्लान बनने के बाद उसकी तैयारी कीजिए पीपीटी पीडीएफ बनाने की। तो तैयारी कीजिए, यानी कौन कौन से टूल्स लगेंगे, अगर हम मोबाइल से बना रहे हैं तो कौन कौन सी एप्लीकेशन से लगेंगी, लैपटॉप से बना रहे हैं तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम बना सकते हैं, कौन कौन से फोटोग्राफ्स लगेंगे, कौन कौन से ग्राफिक्स लगेंगे, एनिमेशन कौन कौन से लगेंगे और इसके लिए सपोर्टिंग वीडियो कौन सा होगा। इतनी सारी तैयारी जब हमने कर ली तो फिर हम अब पीपीटी पीडीएफ या वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गए। मूल बात इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बालकों का स्वभाव चंचल होता है, इसलिए किसी एक जगह पर वो ठहर नहीं सकते। इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 15 से 20 मिनट से अधिक की सामग्री ये ना हो। कोई एक सामग्री हम भेज रहे हैं, तो अगर वीडियो बना रहे हैं तो 15 से 20 मिनट का, पीपीटी पीडीएफ बना रहे हैं तो 15 से 20 मिनट को पढ़ने के बाद उसका काम पूरा हो जाए। इसको हमने फोकस करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चित्रों की सहायता से हम उस सामग्री को और रोचक बना सकते हैं, इसलिए बीच बीच में उसमें ग्राफिक्स और फोटोग्राफ्स वगैरह हम डालकर, अब विषय पर अगर हमारी पकड़ होगी, हम जो विषय का कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, अगर हमारी विषय पर पकड़ होगी तो हम उसको टू दी पॉइंट विषय को रख सकते हैं। पीपीटी और पीडीएफ बनाने के लिए अगर हमने पूरा कंटेंट लिख दिया जैसे हम कक्षा लेते हैं, तो बालकों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए कम शब्दों में अधिक बात कहने की ताकत ये विषय पर पकड़ के कारण ही आ सकती है। इसलिए टू दी पॉइंट हमने कम शब्दों में अधिक बात समझाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, कॉपीराइट सामग्री को डालने से बचना चाहिए। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो किसी यूट्यूब पे किसी का वीडियो हमने ले लिया, उसमें से कोई क्लिप उठाई अपने वीडियो में डाल दी, ये कॉपीराइट कंटेंट कहलाते हैं। कोई अच्छी बड़ी संस्थान के फोटोग्राफ्स को लेकर हमने अपने स्लाइड में डाल दिए, ये कॉपीराइट टैक्स। क्योंकि हमारी अपनी संस्थान की एक साख है, हमारे अपने विद्यालयों की एक साख है, एक धाक है समाज में, विद्या भारती ऑर्गेनाइजेशन की एक पहचान है पूरे देश भर में। तो उसकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए हमने कॉपीराइट सामग्री से बचना चाहिए। अब आ जाते हैं हम कंटेंट बनाने पर सीधे सीधे। कुछ आचार्य ऐसे होंगे जिनको ना मोबाइल फ्रेंडली है, ना लैपटॉप और डेस्कटॉप में काम करना जानते हैं, तो क्या वो इस विधा से अछूते रहेंगे? क्या उनको कोई काम नहीं है? इस समय सबने काम करना भी चाहिए। देखिए, बालकों को इस समय ये लगना चाहिए कि हमारे आचार्य दीदी हमारे साथ खड़े हैं, हमारा विद्यालय हमारे साथ खड़ा है इस संकट काल में। इसलिए हमने एक बात का ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि पीपीटी कृष्णकांत जी, आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है। तो एक तो अगर हमने हैंड राइटिंग नोट्स बनाने हैं, तो आप समझिए कि एक तो सफेद कागज या सीट का उपयोग हम करें हैंड राइटिंग नोट्स बनाने के लिए। जो आचार्य
मोबाइल पर नहीं बना सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पर नहीं बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक तो सफेद कागज पर हैंड राइटिंग नोट्स ये बनाएं, और हैंड राइटिंग नोट्स का बनाने के बाद फोटो का उपयोग अगर उसमें करना है तो लैंडस्केप मोड में करें। अब अगर हमने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए 10-12 पेज हो गए हैं, तो इन पेज को कैम स्कैनर से हम जो है इसके फोटो निकालें। कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन है मोबाइल में, जो जानते होंगे, कुछ लोगों के मोबाइल में होगी भी, और इसके माध्यम से फोटो कॉपी क्लियर आ जाती है और क्रम से उसको पीडीएफ में थोड़ा एक कैम स्कैनर से हम पीडीएफ ये बना सकेंगे, और फिर हाइलाइटर का उपयोग हम करेंगे। 1 मिनट में इस विषय को थोड़ा रोकता हूँ, एक जूम में एक समस्या आ गई है। क्या प्रमोद जी के कृष्णकांत जी बता दीजिए, जुड़ जाएं वो। कृष्णकांत जी बता दीजिए। ओके। आज अब हमने ये हैंड राइटिंग नोट्स तो बना लिए, यानी कुछ बिल्कुल नहीं कर पाते तो हमने ये हैंड राइटिंग नोट्स बना लिए। सफेद कागज का उपयोग करें, अपने विषय को हमने लिखें, अच्छे अक्षरों में लिखें, दिखने वाले हो, बड़ी साइज की हो और उपयुक्त स्पेस हो। और हमने अगर ये सामग्री इस प्रकार से बना ली और उसको कैम स्कैनर से स्कैन करके पीडीएफ बनाकर बालकों को भेजना शुरू कर दिया, तो ये भी बड़े अच्छे से कंटेंट हमारा क्रिएट हो सकेगा। फिर दूसरी बात है, जो मोबाइल पर या लैपटॉप पर जो है काम करके पीपीटी बना सकते हैं, ऐसे कोई हमारे तकनीकी सहायक जो कल जिनकी बैठक हुई है, उनके माध्यम से भी अगर हम सामग्री बनवाना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजें उनको बतानी पड़ेंगी, या हम भी बनाएंगे तो हमें कुछ चीजों का अभ्यास इसमें करना पड़ेगा। तो एक तो यह है कि एक तो सिंपल थीम हम रखें, सिंपल थीम रखें, यानी अगर पीपीटी बना रहे हैं तो उसमें जो कंप्यूटर के जानकार है वो जानते हैं कि बहुत ज्यादा भड़कीली थीम होंगी, बहुत ज्यादा भड़कीले टेम्पलेट होंगे तो वो आकर्षण पैदा नहीं करेंगे। इसलिए सिंपल थीम और सिंपल टेम्पलेट, चूंकि शैक्षिक क्षेत्र की सामग्री हम बना रहे हैं, बच्चों के लिए सामग्री बना रहे हैं, इसलिए कम कलर, कम इफेक्ट, कोई ट्रांजेक्शन ये ज्यादा ना रखें। और जैसे आप ये स्लाइड देख रहे होंगे कि कितनी सिंपल है, पर चूंकि विषय आना चाहिए, विषय समझ में आना चाहिए, इसलिए स्लाइड का पैटर्न एक सा हो, जिगजैग ना हो, यानी एक रंग नीला की पैटर्न लगा दिया, अगला लाल रंग का पैटर्न लगा दिया, तो बालकों का ध्यान भंग होता है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड के आसपास भी कोई अन्य फोटोग्राफ्स इसलिए नहीं लगाते, चित्र इसलिए नहीं लगाते कि बालकों का ध्यान भंग ना हो। तो यहाँ ये चीज भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्लाइड का पैटर्न एक सा रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से बालकों का ध्यान भंग नहीं होगा। बहुत अधिक टेक्स्ट का उपयोग ना करें, कम से कम टेक्स्ट हो, टू दी पॉइंट विषय हो, और उसको फोटोग्राफ्स के माध्यम से समझ में आ सके, ऐसा फोटो लगाया हुआ हो। ऐसे करके हम सामग्री को, पीपीटी को निर्माण करेंगे। कम से कम कलर का प्रयोग हो। इस स्लाइड में आपको देख रहे हैं एक लाल है, एक नीला, एक पीले की हल्की सी पट्टी है, और बाकी कम से कम कलर हैं। इसके कारण स्लाइड जो है ये शैक्षिक होती है, आकर्षक होती है। और कीवर्ड है तो हाईलाइट कलर का उपयोग हम करें बैकग्राउंड के अनुकूल। तो ये कुछ सावधानियां हमने पीपीटी और पीडीएफ बनाते समय ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पीपीटी और पीडीएफ बनाना है अगर हमें, तो कुछ एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल में होनी चाहिए, कुछ डेस्कटॉप में होनी चाहिए। और हम तो पूरे देश भर में यही आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि आचार्यों की लगभग यही कहना रहता है कि भाई साहब हम पे लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, हम कैसे घर पे रह के सामग्री बनाएं। तो उनको यही कहा है कि आपका जो मोबाइल है उसको ही आप अपना हथियार बना लीजिए। अगर आपने अपने मोबाइल को ही लैपटॉप बना दिया तो आप बहुत जंग जीत लेंगे, और ये बहुत संभव है। मोबाइल के सारे एप्लीकेशंस, आपके लैपटॉप के सारे एप्लीकेशंस मोबाइल में काम कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे इसका छोटा छोटा प्रशिक्षण हम यहाँ पर करेंगे। तो एक तो गूगल डॉक, ये एक एप्लीकेशन है गूगल की, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, गूगल डॉक को जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। ये एक प्रकार से जो डेस्कटॉप में एमएस वर्ड काम करता है, वैसा ही गूगल डॉक काम करता है। गूगल डॉक के माध्यम से जो है
आप बड़े आराम से पीडीएफ बना सकते हैं, रनिंग कंटेंट को आप बना सकते हैं, और ये गूगल डॉक आपके मोबाइल में होनी चाहिए। गूगल शीट यानी जो एक्सेल काम करता है डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, वही जो मोबाइल में गूगल शीट को काम कर सकता है, और ये आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, और ये डेस्कटॉप में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। गूगल स्लाइड, ये जो एप्लीकेशन है, आपके मोबाइल्स के माध्यम से आप पीपीटी बना सकते हैं। तो देखिए, आप पीडीएफ बनाना आ गया, आपको वर्ड की फाइल बनाना आ गया मोबाइल से, आपको पीपीटी बनाना आ गया गूगल स्लाइड से, और बच्चों की जानकारी रखने के लिए गूगल शीट के माध्यम से आप उनके पूरा चार्ट रख सकते हैं। और ये जो है डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल का काम करते हैं। ये आपके डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन चाहिए। अब अगर हमें वीडियो निर्माण करना है, ये तो बात हुई पीपीटी और पीडीएफ के निर्माण की, पर अगर हमें वीडियो निर्माण करना है तो ये भी कोई काम कठिन नहीं है। देखिए, हम आचार्य हैं, और आचार्यों के लिए तो चाणक्य ने कहा है कि प्रलय और निर्माण जिसकी गोदी में खेला करते हैं, तो हम तो ऐसी इस विधा के पारंगत हैं। तो हम अगर आचार्य हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं तो हम वीडियो भी बना सकते हैं, और मोबाइल के माध्यम से बना सकते हैं। तो इसमें छोटे छोटे कुछ सावधानियां उसमें रखेंगे तो हम बहुत अच्छा मोबाइल से वीडियो बनाकर बच्चों को भेज सकते हैं। हम जिस विषय के एक्सपर्ट हैं, हम चाहे वो मैथ्स के हों, साइंस के हों, बायो के हों, केमिस्ट्री के हों, अथवा सोशल साइंस के हों, हम जिस विषय के एक्सपर्ट हैं उन विषयों के छोटे छोटे वीडियो बनाकर विषयों को बालकों के बीच में भेजना चाहिए, भेज सकते हैं। और मोबाइल के माध्यम से ये काम बहुत सरल है, बहुत अच्छा है। इसका अपन प्रशिक्षण और आगे आगे लेने वाले हैं। तो उसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी वेशभूषा अच्छी हो। अच्छी वेशभूषा होगी, विद्या भारती के अनुकूल वेशभूषा होगी, तो हम ज्यादा अच्छे से उसके साथ जुड़ पाएंगे। बालकों को लगेगा अच्छा ये तो हमारे आचार्य जी हैं। इसलिए वेशभूषा विद्या भारती के अनुकूल हमने रखकर ये वीडियो निर्माण करें। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना पड़ेगी, लाइट एवं साउंड का जो है प्रॉपर उपयोग करना हमें आना चाहिए। कहाँ लाइट पड़नी चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं तो वहां कितनी लाइट पड़ना चाहिए, लाइट पड़ रही है तो ऐसा तो नहीं ब्लैक बोर्ड पर उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है तो वो अक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे चेहरे पर कितनी लाइट पड़नी चाहिए, ये छोटे छोटे 2-3 बल्बों के प्रयोग से आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो पूरा का पूरा काम है ये 0 बजट का ही है, आपको कुछ नहीं लगने वाला। आपके हाथ में मोबाइल है, आप घर पर हैं, आप अरे आराम से पीपीटी बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। 0 बजट का काम है ये पूरा। और लाइट साउंड का उपयोग करने के बाद 15 से 20 मिनट का ही वीडियो बनाएं। ये वहां भी पीपीटी पीडीएफ में भी कई बात, ये यहाँ भी कही है। चित्रों की सहायता से वीडियो बन गया तो उसको एडिट करना तो जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उसमें योग्य चित्र, फोटोग्राफ्स उसमें हमने कहाँ कहाँ लगाने हैं उनको फिलअप करना, तो ये हमें एडिटिंग के माध्यम से हो सकता है। इसलिए हमें एडिटिंग करनी आनी चाहिए अच्छे प्रकार से। हम एडिट कर लें अपने वीडियो को, टाइटल्स लगा लें और बाकी सब करेंगे तो ज्यादा अच्छा मुझे लगता है ये होगा। फिर हमारा जो वीडियो साइज है वो 16:9 का हो। 16:9 का यानी जैसे मैंने कहा, आप अपना मोबाइल को आड़ा कर लीजिए तो आपको बड़ा स्लाइड दिखेगी। ऐसे अगर हमने खड़े मोबाइल में वीडियो बनाया तो वो आकर्षक नहीं, इसलिए हमने इसको आड़ा करके वीडियो बनाए। और म्यूजिक का जो है सही उपयोग करें। अगर हम बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक में हम उसको छोटे छोटे उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक पर डालते समय ये ध्यान रखें कि कहीं जो है उसका डिस्टरबेंस जो है ये ना हो म्यूजिक का, नहीं तो हमारी आवाज दब गई, म्यूजिक ज्यादा अच्छा हो गया, तो इसका हमने ध्यान में रखना पड़ेगा। अब रिकॉर्डिंग करते समय चार्जिंग का उपयोग ना करें, मतलब चार्ज ना करें मोबाइल फुल चार्ज कर लें उसके बाद ही वीडियो बनाएं, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा, नॉइज आएगी, हमारे वीडियो में खरखराहट आएगी, उसके कारण दिक्कत होगी। इसलिए चार्ज कर लें, उसके बाद मोबाइल को आप आड़ा करके कहीं स्टैंड हो, अगर ट्राइपॉड हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो आप कहीं पलंग और इन सब से कहीं, वो आपके हाथ में है। कुल मिलाकर रिकॉर्डिंग करते समय चार्जिंग का उपयोग ना करें। माउथ माइक अगर हो या माइक्रोफोन हो जिसके माध्यम से हमारी आवाज बड़ी क्लियर हो सकती है वीडियो में, तो हमें ज्यादा अच्छा होगा। तो उसको भी पर्याप्त दूरी पर रखें, एकदम पास में ना रखें, एकदम दूर ना रखें, इतनी दूरी पर कि हमारी आवाज क्लियर हो, आवाज भर्राए ना और कम सुनाई ना दे, ये ध्यान में हमें थोड़ा रखना पड़ेगा।
एक्सटर्नल माइक्रोफोन का उपयोग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी आने लगे हैं, 150 से लेके 700-800 रुपए तक अच्छे माइक आते हैं जो आपके कॉलर पर आप लगा लें, तो वो खरीदे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके वीडियो में जो छात्रों को अनुभूति बनी रही, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो कक्षा कक्ष में आप पढ़ा रहे हैं तब तो आपको समझ में आ रहा है कि, पर यहाँ जो है छात्र आपसे दूर है और आपको वीडियो के माध्यम से आपको देख रहा है, तो आप भी जो कक्षा कक्ष में पढ़ाने का जो आनंद आता है, रस आता है, वो आप केवल अकेले कमरे में ब्लैक बोर्ड है और मोबाइल है, मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, तो वो जो फीलिंग है वो नहीं आ पाती। तो हमारे वीडियो में नीरसता आ जाती है। इसलिए ये समझना, उसी उत्साह के साथ जैसे हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ पढ़ाते समय वीडियो बनाना, तो उसमें छात्रों को भी आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा। इसलिए क्या शिक्षकों को एक अच्छे अभिनेता का रोल करना आना चाहिए। और ठीक है, हम सब कर सकते हैं, तो एक बार अभिनय करके भी देखिए आप लोग अभिनय करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ एडिटिंग एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में होनी चाहिए। एक काइन मास्टर है, मूवी मेकर है, ये 2 एप्लीकेशन है। एक साउंड रिकॉर्डर आपके मोबाइल में हो, अथवा वीडियो शो हो, पावर डायरेक्टर हो, ऐसी और कई ढेरों एप्लीकेशन मोबाइल में मिल जाएंगी। और छोटे से एक दिन के प्रयोग से आप मोबाइल में बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इन एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा काम नहीं है, छोटे छोटे प्रयोग से हम इन एप्लीकेशंस को सीख सकते हैं। डेस्कटॉप पर अगर हम बना रहे हैं तो एडोब है, वीडियो मेकर है, यूलिड वीडियो स्टूडियो, इन एप्लीकेशंस की सहायता से हम डेस्कटॉप पर भी काम कर सकते हैं। अगर हमें वीडियो एडिटिंग करनी है तो इसमें क्यों करना है एडिटिंग? क्योंकि हमारे कोई गलत शॉट आ गए हैं, कुछ गलत बोल गए हैं, कुछ गलत क्लिप आ गई है, उसको काट कर अलग करना, कोई बाहर की आवाज आ गई है तो उसको उसको कम करना और बैकग्राउंड म्यूजिक डालना, अथवा टाइटल स्लाइड डालना आगे, किस विषय की, किस कक्षा की कौन सी सामग्री है, क्या पढ़ाएंगे, ये टाइटल स्लाइड हो जाए। टाइटल स्लाइड भी डालते समय ये ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा सामग्री टाइटल स्लाइड में ना डाल दें, नहीं तो इतनी सामग्री डाल दी कि वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए टाइटल स्लाइड में कम से कम स्लाइडें उसका उपयोग करें। साउंड का उपयोग भी हम कर सकते हैं। काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में एडिटिंग के लिए अच्छी होंगी। डेस्कटॉप पे वीडियो मेकर, केमिस्ट्री, फिल्मोर और यूलिट, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अब हमने वीडियो बना लिया और पीपीटी, पीडीएफ भी बना लिए। अब मूल समस्या है इसमें छात्रों को भेजने की। छात्रों को हम भेजेंगे किस प्रकार से? इसको पब्लिश करना। वीडियो अगर हमने बनाया तो हमने देखना कि उसको एडिट कर वीडियो निर्माण पूर्ण कर लेना और उसके बाद अपनी टीम के साथ उसकी क्वालिटी पर, उसकी गुणवत्ता पर, उसमें कंटेंट कैसा, उस पर चर्चा करना। हो सकता है तो पहले अपने प्राचार्य के साथ या विद्यालय की टीम के साथ चर्चा करना, इसमें क्या कमी रह गई भाई साहब, इसमें और क्या सुधार हो सकता था, क्या इसमें पंचपदी के आधार पर लेसन प्लान आया है, क्या ये विद्या भारती के अनुकूल है, ये इत्यादि। और फिर उसको हमने प्रांत स्तर को भेज देना। प्रांत स्तर की जो टीम है, जो इसकी मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे अजय जी भाई साहब, वो सेल इसको देखे और देखने के बाद इसमें से हाँ ओके किया तो उसको फिर हमने पब्लिश करने के लिए, छात्रों को भेजने के लिए उसको पब्लिश करना। पब्लिश करने के लिए कई माध्यम है। एक तो व्हाट्सएप है, आपने व्हाट्सएप पर अपने अपने भैया बहनों के अलग अलग ग्रुप बनाए होंगे, उस पर सामग्री भेज रहे होंगे, तो ये कक्षा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हम भेज सकते हैं। पर वहाँ ये जो व्हाट्सएप है, मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा है कि व्हाट्सएप की सामग्री स्थायी नहीं होती है। आपने वीडियो भेजा, छात्र के मोबाइल की लिमिट है, 4 वीडियो के बाद मोबाइल भर जाने वाला है, क्या करेगा? पुराना वीडियो हटाना पड़ेगा नए वीडियो डालने के लिए। तो उसके पास स्टोरेज की ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है वीडियो भेजने की। और दूसरा, हम भी बार बार भेज रहे हैं तो हमारी भी अपनी समस्या है कि कितनों को भेजें। तो इसलिए व्हाट्सएप, और दूसरा नया छात्र अगर आज जुड़ा है तो पुराने वीडियो उसको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए एक उसकी लिमिटेशंस है, पर वो भी एक माध्यम है। पर मूल हमने अगर उस पर यूट्यूब पर हमने एक विद्यालय का चैनल बनाया है अथवा विद्या भारती ब्रज प्रांत का एक चैनल बनाया है, उसमें ये सारे के सारे जो है वीडियो हमने अपलोड करना है। विद्यालय के नाम से बनाना एक चैनल, जिससे बालकों को लगे कि हमारे विद्यालय का चैनल है, वो सामग्री भेज रहे हैं, और उसमें ये क्वालिटी पूर्ण जो वीडियो है उसमें अपलोड करना। और वहीं की लिंक जो है हमने बालकों को भेजना कि इसको पढ़ो, आज ये लेसन आया है, आज ये लेसन आया है, और प्रांत की आईडी पर भी उसको डाल देना। और दूसरा माध्यम है फेसबुक।
फेसबुक पर भी हमने विद्या भारती ब्रज प्रांत का जैसे पेज है, मैं देख रहा था, तो विद्या भारती ब्रज दर्शन, ऐसे कोई एक विद्या भारती पाठशाला ब्रज, ऐसा कोई बना सकते हैं पेज, उसमें ये लगातार डालते रहें। जैसे आप ये देख रहे होंगे, सारे प्लेटफॉर्मों का उपयोग विद्या भारती पाठशाला पे लगातार होता है। 2016 से विद्या भारती पाठशाला में ये काम लगातार चल रहा है कि और अच्छे से उसमें, तो हमने एक उसका फेसबुक पेज भी बनाकर उस पर सामग्री हम डाल सकते हैं, बालक वहां से भी उठा सकते हैं। तीसरा है वेबसाइट। वेबसाइट हमारे अपने विद्यालय की होगी अथवा प्रांत की होगी। इन वेबसाइट पर इसको एम्बेड करना, सामग्री पीडीएफ पीपीटी तो हमने डालना उस पर, बालक वहीं से वेबसाइट से उठा सके, अथवा वीडियो हमने जो है उस पर एम्बेड करना, तो वीडियो भी वो जो है बालक वहीं से देख सके। तो ये जो है जिन जिन विद्यालयों की वेबसाइट है, वो अपने वेबसाइट बनाने वालों से कृपया कहें कि आप हमें इसका जो है डैशबोर्ड दे दें। डैशबोर्ड दे दें तो आपके कोई कंप्यूटर के आचार्य हैं, उनके माध्यम से आप उस सामग्री को अपलोड करवाते रहें। और इसमें कोई तकनीकी समस्या है तो आप मुझे बात भी कर लें कि कैसे हम वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। ये तो सामग्री बनाने की और इसको पब्लिश करके बालकों तक भेजने की। अब हमने जो सामग्री भेजे है, बालक कितना ग्रहण कर रहा है, बालक को कितना समझ में आ रहा है, तो इसलिए हमने इस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका फीडबैक हमें लगातार लेना पड़ेगा। फीडबैक अगर हम लेंगे तो फीडबैक लेंगे ना, उसकी मूल्यांकन करेंगे, हम उसकी परीक्षा लेंगे अथवा क्विज आयोजित करेंगे अथवा कोई प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट कार्य ऐसे देंगे जिसके माध्यम से बालक जो है उसका अधिगम स्तर पता कर सकें, हम लर्निंग स्तर पता कर सकें। तो इसको हमने देखने के लिए उनके बीच में कोई छोटे छोटे क्विज, यानी आज जो कंटेंट दिया उसके लिए आज ही शाम को हम इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे। जो विद्या भारती पाठशाला से जुड़े हैं उनको मालूम है कि सुबह 6 बजे सामग्री हम भेजते हैं ई पाठशाला में। लगभग 40,000 आचार्य दीदी उससे जुड़े हैं और उनको सबको सामग्री सुबह 6 बजे ये मिलती है। रात को 8 बजे उस सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछते हैं कि आपने दिन भर में सामग्री पढ़ी है तो आप इसके 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उससे क्या होता है कि वो पढ़ने की रुचि बनी रहती है और आज के आज ही पढ़ना, आज के आज ये वीडियो देखना, ये जिज्ञासा भी बनी रहती है। तो इसलिए क्विज का आयोजन करके हम बालकों के अधिगम स्तर को जांच सकते हैं। क्विज बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चनों का समावेश करना पड़ेगा। देखिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन यानी वो बंद प्रकार के प्रश्न जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसका एक ही उत्तर होगा, वो हो सकते हैं। और ओपन एंडेड यानी कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें बालकों को सोचना पड़े, लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं, जिसका उत्तर उसको लिखना पड़े और उसको मजा आए लिखने में और उसकी अपनी प्रतिभा भी उसमें झलके। इसलिए ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड दोनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश करना चाहिए। नहीं तो अभी कई परीक्षा हो रही हैं तो केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही अकेले आते हैं, तो विद्यार्थी को सोचने का और उसकी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हमने उसमें डालने चाहिए। प्रश्नोत्तरी जिज्ञासा जगाने वाली हो, रुचि जगाने वाली हो, आनंद आना चाहिए बालक को। बालक को लगना चाहिए बहुत अच्छा, आज मजा आ गया, ये बहुत अच्छा क्विज आई है, तो उसको कल क्या आएंगे, कल कौन से प्रश्न आएंगे, आज 8 बजे कौन से प्रश्न आएंगे, ये जो रुचि है ये जगनी चाहिए, वो बोरिंग ना हो जाए उसको। इसलिए हमने इन सब चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक्टिविटी, इनोवेटिव एक्टिविटी हमने बढ़ानी पड़ेगी। मतलब ई सामग्री के साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी जोड़नी पड़ेगी, इनोवेटिव आइडिया